हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो स्टार्ट कर रहे थे हम ल्यूसेंट की एमसीक्यू सीरीज। पार्ट 3 वीडियो है। 2 पार्ट पहले ही अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं ताकि आपको मजा आए। इस पार्ट के अंदर भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। और सारे ही क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये रिपीट मारेंगे, ध्यान रखना है आपको। वरना साइंस के कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, फिक्स रहते हैं, तो हम कॉन्सेप्टों को यहाँ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन ओवरऑल सीरीज का क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें आपसे कह रहा है अ मैग्नीफाइंग ग्लास कंप्राइजेस अ सिंपल। देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास किससे मिलकर बना होता है, पहला आपको बता देते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास कुछ किस तरह का दिखता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर आपसे साइड से देखना है तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, बीच में से बहुत ज्यादा मोटा होगा और साइडों से बहुत ज्यादा पतला होगा। अगर टॉप व्यू देखना चाहोगे कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसका काम ये रहता है कि जो लाइट आती है उन सभी लाइट को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये मिला देता है। ठीक है भाई, जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है उनको किसी एक पॉइंट पर क्या कर देता है, ये फोकस करता। तो फोकस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये लेंस, इस तरह के लेंस को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाइट को मीट कराने का काम करते हैं। ठीक है भाई, ये कॉन्वेक्स लेंस था। तो कॉन्वेक्स लेंस इस तरह के होते हैं, और कॉनकेव लेंस की अगर बात करोगे तो ये इस तरह से होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का एक दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से पड़ा, क्योंकि इन्हें लाइट को बेंड करा दिया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मर्ज कर दिया, तो इसको बोलते हैं, देखो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि इसने लाइट को कन्वर्ज किया है। और अगर यहां से लाइट आकर फैल जाती है तो ये डाइवर्ज कर रहा है लाइट को, इसलिए कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग लेंस। आरआरबी जेआर जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ था 2015 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है, अच्छे क्वेश्चन है और मजा आ रहा होगा आपको, आई होप। क्वेश्चन नंबर 22, साउंड वेव्स आर सिमिलर टू वेव्स। देखिए, साउंड वेव्स की अगर बात करें तो साउंड वेव्स का एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। क्या होती है साउंड वेव्स? देखिए, साउंड वेव्स को पहली बात प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जब तक मीडियम नहीं मिलेगा तब तक साउंड वेव ट्रैवल नहीं करेगी। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के सरफेस पे एटमॉस्फेयर है, एयर एक मीडियम है, इसके अंदर साउंड वेव ट्रैवल कर सकती है। लेकिन फ्री स्पेस में, वैक्यूम के अंदर साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकती। इट मींस अगर मून पर कोई विस्फोट होता है तो उसकी आवाज अर्थ पर नहीं आएगी, क्योंकि बीच में कोई मीडियम नहीं है जो साउंड वेव को अर्थ तक ला सके। इस बात का ध्यान रखना है कि साउंड वेव्स को प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए। अब ये 2 तरह से प्रोपोगेट कर सकती है मीडियम के अंदर भी, एक तो ट्रांसवर्स नेचर से, ट्रांसवर्स, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। ये दोनों तरह से प्रोपोगेट कर सकती है। अगर ट्रांसवर्स को देखना चाहोगे तो ट्रांसवर्स कुछ इस तरह से होती हैं, और लॉन्गिट्यूडनल देखना चाहोगे तो कुछ इस तरह से होती हैं। जहां पर लॉन्गिट्यूडनल में, अगर देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जहां पर पार्टिकल पास पास होते हैं उसको कंप्रेशन बोलते हैं, जहां दूर दूर रहते हैं उसको रेयरफैक्शन बोलते हैं। इसमें देखो पीक और डेप्थ है, मतलब क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलता है। ये हमारी ट्रांसवर्स वेव हो गई, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है। तो साउंड वेव दोनों तरह से ही मूव कर जाती है। अगर वाटर की बात करें तो वाटर में जो मूव करती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में मूव कर जाती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोनों तरह से मूव कर सकती है। प्लाज्मा हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गई, उसमें लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में ही आपकी साउंड वेव ट्रैवल करके जाएगी। लेकिन ये ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में भी ट्रांसवर्स कर सकती है अपने आप को। अगर रस्सी के अंदर जो आपके पास रोप होती है उसके अंदर अगर वेव्स जनरेट कराओगे तो इस तरह से जाएंगी, ये ट्रांसवर्स नेचर को फॉलो करते हुए। तो साउंड वेव्स यहां से ये पता चला कि दोनों ही फॉर्म में ट्रैवल कर सकती है, ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल। अगर ट्रांसवर्स, मैं आपको बता चुका हूं, ये क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में मूव करती है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में मूव करती है। इसमें एक बेहतरीन जानने योग्य बात यह है, जहां पर कंप्रेशन होता है तो वहां पर पार्टिकल पास पास आ जाते हैं, तो यहां पर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। जहां पर रेयरफैक्शन होता है वहां पर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो ये प्रेशर ड्रॉप और इंक्रीज करते हुए चलती है। इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को
हम प्रेशर वेव्स के नाम से भी जानते हैं। अगर टेम्परेचर के हिसाब से बताएं तो जहां पर पार्टिकल पास पास आ जाते हैं वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, और जहां पर दूर दूर जाते हैं वहां पर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, ये इसके अंदर काम की बातें थी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के फॉर्मेट के अंदर, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब यहां पर हमसे क्वेश्चन में कह रहा है साउंड वेव्स किसके सिमिलर है। देखिए, साउंड वेव्स के लेजर लाइट पासिंग थ्रू एयर, नहीं इसके नहीं। जनरेटिंग इन अ स्ट्रेच वायर बाय हिटिंग और प्लगिंग द वायर, देखो ये बिल्कुल ठीक है। एक खींचा हुआ वायर है, इसे पकड़ के आप खींचोगे तो ये वाइब्रेशन करने शुरू कर देगा कुछ इस फॉर्मेट के। तो क्या इस फॉर्मेट में साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं करती? बिल्कुल करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, देखो ये मसला बनता है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो इतनी आसानी से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट थोड़ी कड़वी चीज होती है, इसलिए ध्यान से सुना करिएगा, उसको लीव मत करना। कॉन्सेप्ट कड़वी चीज होती है, कड़वी दवा होती है, उसको पीना पड़ता है अगर आपको अपने आप को ठीक करना है तो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 23 जो कि इस लेक्चर का तीसरा क्वेश्चन है, इसकी तरफ चलते हैं। हमसे कह रहा है द वेट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का वेट कहां पर कैसा होगा। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि भाई ये जो है सेम रहेगा अर्थ के सभी पॉइंटों पर, सभी सरफेस पर, और दूसरे में कह रहा है मैक्सिमम होगा पोल्स पर। अगर आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा हो फिजिक्स में 11th की, उसमें आपने पढ़ा होगा कि पोल्स पर सबसे ज्यादा वेट होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि पोल पर सबसे ज्यादा वेट होता है? तो पोल पर जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वेट भी सबसे ज्यादा होता है। अब कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि जी की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से वेट ज्यादा क्यों हो गया, तो मैं उसको जवाब दूंगा कि वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू जी। अब मास तो बॉडी का फिक्स रहता है क्योंकि ये तो अमाउंट को बताता है, इसका मतलब वेट जो है वो जी पर डिपेंड करेगा। जी जहां पर ज्यादा होगा वहां पर वेट भी ज्यादा होगा, और जी जहां कम होगा वहां पर वेट भी कम होगा। अब ये स्मॉल जी है क्या? एक्चुअल में ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इसकी वैल्यू आप 9.81 पढ़ते आ रहे होगे, कहीं पर 9.81 करते हैं, कहीं पर आप 9.8 लेते हो, और कहीं कहीं पर आप 10 लेते हो। तो लोकेशन टू लोकेशन इस जी की वैल्यू बदलती जाती है, जिसकी वजह से वेट भी चेंज होता जाता है। अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ में अगर अर्थ इस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग घूम रही है तो ये नॉर्थ पोल हो गया, और ये साउथ पोल हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। तो यहां पर जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, और यहां पर जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होने की वजह से इनको पोल्स कहते हैं, और जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होने की वजह से यहां वेट भी सबसे ज्यादा होता है। इक्वेटर पर, ये इक्वेटर वाली लाइन है, यहां पर जी की वैल्यू सबसे कम होती है, इसलिए वेट भी यहां सबसे कम होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके पीछे और बहुत बड़ी फिजिक्स काम करती है, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। आई होप इतनी एक्सप्लेनेशन आपके इस क्वेश्चन को लगाने के लिए काफी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग वेव्स दैट यूज टू डिटेक्ट द ऑब्स्टेकल इन देयर फ्लाइंग पाथ। देखिए, ये कह रहा है कि कौन सी वेव इस्तेमाल की जाती है किसी पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल बोलते हैं एक तरह से कोई रुकावट या पत्थर वगैरह रास्ते में आ रहे हैं, कोई भी चीज आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट रास्ते में आ रहा हो, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए किस तरह की वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। ये आपने 10th में अच्छे से पढ़ रखा होगा। अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करने के बहुत बड़े रीजन है। एक रीजन ये भी है कि ये बड़ी आसानी से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के, ये जो है मटेरियल के अंदर फ्लो कर जाती है। समझ में आ रही है? अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है ये मटेरियल के अंदर मूव कर सकती है। आपने सोनार का नाम सुन रखा होगा। सोनार हम लगाते हैं पनडुब्बियों के अंदर, जिसको हम सबमरीन कहते हैं, तो वहां पर भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी होती है। ये हमें सुनाई नहीं देगी। हमारी जो कान है उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से कम को सुनने की होती है। तो मैं आपको बता देता हूं, एक होती है ऑडिएबल वेव्स, एक होती है आपकी ऑडिबल वेव्स, वो होती है जिनको हम सुन सकते हैं। ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो का मतलब हो गया 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो हमारा कान इन फ्रीक्वेंसी की रेंज को सुन सकता है, इसके बीच में आने वाली सभी रेंज को सुन सकता है, लेकिन इससे कम वाली को भी नहीं सुन सकता और इससे ज्यादा वाली को भी नहीं सुन सकता। जो हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है वो 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी की होती है।
जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, और जो सुन सकता हमारा कान उसको बोलते हैं ऑडिएबल वेव्स, और जो नहीं सुन सकता उसको बोलते हैं अनऑडिएबल या फिर इनऑडिएबल वेव्स, जिसको हम नहीं सुन सकते। वो होती है 20 हर्ट्ज से कम वाली, इससे कम फ्रीक्वेंसी की अगर वेव्स हैं तो उनको हम नहीं सुन सकते। हालांकि कुछ जानवर ऐसे हैं, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो इस रेंज को भी सुन लेते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा, अ फ्यूज इज यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में आप फ्यूज का इस्तेमाल कर रहे हो, तो फ्यूज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? भाई आपको अच्छे से पता है, हम फ्यूज का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि अगर बहुत ज्यादा करंट आए तो हमारा फ्यूज हो जाए, बाकी हमारे जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं घर में उनमें लाइट ना जाए, वरना वो फूक जाएंगे। तो हम अपने घर के जितने भी अप्लायंसेस हैं, जितने भी उपकरण हैं, उनको बचाने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। बाय द वे, अगर लाइट बहुत तेज हो जाती है, मतलब करंट बहुत तेज आती है, तो फ्यूज जो है वो बर्न हो जाता है, वो जल जाता है, ताकि पूरे घर में जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हों उनके अंदर करंट पास ना हो। जैसे फ्यूज पिघलेगा तुरंत घर के अंदर लाइट आनी बंद हो जाएगी। तो फ्यूज का इस्तेमाल होता है घर के अप्लायंसेस को बचाने के लिए, ताकि सर्किट खत्म हो जाए, सर्किट ब्रेक हो जाए। तो यहां पर है ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। बिल्कुल सही है, हम फ्यूज का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि ये ब्रेक हो जाए जब ज्यादा करंट आए तो। ठीक है भाई, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये किस तरह का इस्तेमाल करते हैं, देखिए ये जो फ्यूज वगैरह होते हैं, हम ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, जो कम तापमान पर ही पिघल जाए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। एक पैसेंजर, अब पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन, एक चलती हुई ट्रेन है, उसमें एक पैसेंजर ने टॉस किया। टॉस करेगा तो जाहिर सी बात है सिक्का ऊपर को उछालेगा, और कॉइन जो है वो पीछे जाके गिरा। मान लेते हैं ट्रेन आगे को मूव कर रही थी, उन्होंने सिक्का ऊपर को टॉस किया और सिक्का पीछे जाके गिरा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि सिक्का उसके पास नहीं आया। अगर सिक्का उसके पास आता तो हम ये कहते हैं कि भाई मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है, बट सिक्का पीछे जाके गिरा। तो पीछे जाके तभी गिरेगा जब ये बंदा आगे को जाएगा और ज्यादा तेजी से। तो इसका मतलब जब तेजी से आगे को जाएगा, मतलब ट्रेन के अंदर बैठा है, तो इसका मतलब ट्रेन आगे को तेजी से जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ जब ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी गई है। जब ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी गई है तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं एक्सिलरेटेड मोशन। जब मोशन एक्सिलरेटेड होगी तो हम टॉस ऊपर करेंगे तो वो टॉस पीछे जाकर गिरेगा, क्योंकि अब हमारी स्पीड पहले से ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो एक्सिलरेटेड मोशन में ऐसा होता है। ठीक है, अगर हम एक काम कर लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमने ऊपर को टॉस किया, अब गाड़ी की स्पीड कम हो गई, आपने ब्रेक लगा दी, तो जाहिर सी बात है सिक्का कहाँ जाकर गिरेगा? आगे को जाकर गिरेगा, क्योंकि सिक्का तो हाई स्पीड पर होगा पहली वाली पर, और हमारी स्पीड नई जो हो गई वो पहले से कम हो गई, तो सिक्का अपनी ओरिजिनल स्पीड पर मूव करता हुआ आगे जाके गिर जाएगा। तो ये भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा, इसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विशेस अ फीमेल वॉइस फ्रॉम ए मेल वॉइस। देखिए आदमी और औरत की आवाज में बिल्कुल साफ फर्क दिखाई देता है। ऐसा क्यों दिखाई देता है साफ फर्क? तो वो होती है प्रॉपर्टी पिच। वो प्रॉपर्टी पिच होती है जिसकी वजह से आप मेल और फीमेल की साउंड को अलग कर सकते हैं। पिच का मतलब होता है हिंदी में पतलापन। औरत की जो साउंड होती है वो पतली होती है, एक ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, और मेल की जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की वो थोड़ी कम होती है। अब जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी कान को इरिटेट करती है, इसलिए लड़कियों की आवाज इरिटेट करती है लड़कों को। अब लड़कियां बच जाएं, ज्यादा इरिटेशन ना करें लड़कों को, आपकी आवाज इरिटेट करती है क्योंकि आपकी पिच ज्यादा होती है। अब देखिएगा, अगर आपको ये बुरा लग रहा है तो मैं आपको मच्छर के एग्जांपल से सिखाता हूं। देखिए मच्छर जो है कान के पास आकर भिन्न भिन्न करता है तो उसकी आवाज कितनी बुरी लगती है, बहुत ज्यादा बुरी लगती है। वो रीजन यही है क्योंकि मच्छर की जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की बहुत ज्यादा होती है, मतलब उसकी पिच ज्यादा होती है। पिच ज्यादा होने की वजह से उसकी आवाज बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। सिमिलर लड़कियों का केस है, लड़कियों की जो पिच होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए उनकी बारीक आवाज कानों में जाकर इंसान को इरिटेट करती है। भाई मुझे तो बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, लड़कों को इरिटेट करती है लड़कियों की आवाज। वो क्यों? क्योंकि पिच ज्यादा होती है। इसलिए जब भी आदमी जिनकी शादी हो चुकी है ना, उनका आदमी खाना खाने के लिए आए या घर में रहे तो प्लीज औरतें उनसे कम बात करें, क्योंकि औरतों की आवाज आदमियों को इरिटेट करती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कह रही है, भाई साइंस बता रही है।
पिच ज्यादा होती है गर्ल्स की, लेडीज की पिच ज्यादा होती है और मेल की पिच कम होती है। पिच ज्यादा होने की वजह से मतलब पिच ज्यादा होने की वजह से ये पतली होती है आवाज, ताकि ये जो है फिर इरिटेट करना शुरू कर देती है इंसान को। जबकि हाई पिच वाली आवाज, जैसे कि लार्ज पिच की बात कर लेते हैं, चलो लार्ज पिच की बात कर लेते हैं, जैसे कि शेर की दहाड़, तो उसकी पिच जो होती है ना, मतलब अगर लड़कियों के मुकाबले देखें तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी कम मतलब पिच का उसका कम होना, तो उसकी पिच कम हो गई, शेर की पिच कम हो गई, तो इसने उसके बाद इतनी इरिटेट नहीं करेगी। लेकिन पतली पिच, या फिर यूं कहें जिसकी पिच ज्यादा है, साउंड पतली है, वो बहुत ज्यादा इरिटेट करेगी। मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कह रही है। तो पिच है जो लड़की और बॉयज की आवाज में डिफरेंस पैदा कर देती है। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सिलरेशन। इसका प्रोडक्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो पहले लिख लेते हैं, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर एक्सिलरेशन को एल्फा से। तो आई एल्फा जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाउ का, तो टाउ इज इक्वल टू होता है आई एल्फा, जबकि टाउ जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो टॉर्क के लिए किया जाता है। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला था, फॉर्मूले के थ्रू आपसे पूछ रहा है कि आई एल्फा किसके बराबर है? टॉर्क के। अब देखिए टॉर्क, चूंकि ये टॉर्क है तो ये भी एक तरह से न्यूटन मीटर में इसका यूनिट निकल कर आएगा। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाया था कि न्यूटन मीटर जब भी बन जाए इसे हम क्या कह देंगे? जूल। ये बात ध्यान रखनी है। 29 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है आपसे कि एक बॉडी इज चार्ज्ड निगेटिवली। देखिए एक बॉडी के पास निगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? तो पहले इसका मतलब समझने से पहले यहां समझ लेते हैं। देखिए यहां पर दो बॉडी हैं, ये बॉडी भी न्यूट्रल है, ये बॉडी भी न्यूट्रल है। न्यूट्रल तब होती है जब प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉनों के बराबर हो। अब मान लेते हैं यहां से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल के इस बॉडी को जबरदस्ती ट्रांसफर कर दिए, तो यहां तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। जब इलेक्ट्रॉनों की यहां कमी हो जाएगी तो प्रोटॉन तो अब भी उतने ही थे जितने पहले थे। तो इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इस बॉडी पर प्रोटॉनों का चार्ज ज्यादा हो जाएगा। प्रोटॉन पर होता है प्लस का चार्ज, इसका मतलब इस पर आ जाएगा प्लस का चार्ज। और यहां पर इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉनों पर होता है निगेटिव चार्ज, तो यहां पर निगेटिव चार्ज बढ़ गया तो इस बॉडी पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। इसका मतलब आज के बाद अब आप याद रखोगे कि जो बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देती है उस पर प्लस का चार्ज आ जाता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन ले लेती है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए बॉडी इज चार्ज निगेटिवली, मतलब एक बॉडी निगेटिवली चार्ज हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं बाहर से। तो इट हैज एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड। बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर का, जिसमें आपसे कह रहा है अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। देखिए पानी के ऊपर बर्फ तैरती है, बिल्कुल तैरती है, क्योंकि बर्फ की डेंसिटी जो है डेंसिटी ऑफ आइस और डेंसिटी ऑफ वाटर, तो पानी की डेंसिटी बर्फ की डेंसिटी से ज्यादा होती है, इसलिए पानी नीचे रहता है। हमसे कह रहा है कि जब पानी के ऊपर बर्फ को डाल दोगे तो जैसे ही पानी के ऊपर, मान लेते हैं पानी का ये टब है, ये ऐसा था, इसमें बर्फ डाल दी, जैसे बर्फ डालते हैं तो ऑटोमेटिक जब बर्फ डालते हैं तब इसका लेवल बढ़ जाता है, वो बर्फ के वेट के बराबर अपना लेवल इंक्रीज कर लेती है। इतना पानी बढ़ गया जैसे बर्फ डाला। अभी कह रहे हैं बर्फ पिघलेगी तो इसके लेवल पे, नए लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई नए लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नया लेवल पहले से ही बर्फ के वेट के बराबर इंक्रीज हो चुका था। तो बर्फ पिघलती रहे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस नए वाले लेवल पर, ठीक है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है लेवल ऑफ द वाटर इन द बीकर, कुछ भी नहीं होगा, विल बी सेम। अगर बर्फ पिघल जाएगी पूरी तब भी इस पर्टिकुलर लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लेवल पहले ही बढ़ चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में अपना पर्टिकुलर क्वेश्चन का नाम बता दें, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर दें ताकि मैं आपको फोन करके आपको एक्सप्लेन कर सकूं। आई होप आपको ये पूरी क्वेश्चन की सीरीज समझ में आ चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।